कोटाबाग पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोटाबाग के हनुमान मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। कार्यस्थल पर पहुंचकर सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, किया कई योजनाओं का शिलान्यास। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग अपने लक्ष्य की ओर। वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग का लक्ष्य 5060 करोड़ रुपए। लक्ष्य को पूरा करने में अवैध तस्करी से बड़ी चुनौती। जिला सहकारी बैंक के एटीएम में भीषण आग। आग से पूरी एटीएम मशीन जलकर हुई राख। आग से लाखों रुपए का नुकसान। रात 12 बजे के करीब का बताया जा रहा है मामला। मसूरी कार्निवल में चौथी शाम को हिमाचली सुरों का चढ़ा जादू। लोक संगीत पर थिरकी पहाड़ों की रानी। मसूरी कार्निवल एक बार फिर यादगार बन गया। यमुना घाटी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव दूसरे दिन कार्यक्रम पूरी तरह लोक सांस्कृतिक रंग में नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन और रवाल्टी कवि सम्मेलन रहा। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोट द्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोटाबाग के हनुमान मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। आपको बता दें, कोटाबाग के हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम धामी और मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना भी मंदिर में की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सुना और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मन की बात कार्यक्रम के बाद कोटाबाग की जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। कोटाबाग के हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया और मन की बात को सुनने के बाद आपको बता दें कि कोटाबाग की जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। बड़ी खबर कोटाबाग से आपको बता रहे हैं। कोटाबाग के हनुमान मंदिर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की। कार्यस्थल पर पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात को भी सुना, जो हर रविवार 11 बजे प्रसारित किया जाता है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि ये एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, लोगों को ये बताने वाला कार्यक्रम है कि किस तरह से विकास के कार्यों में आज देश आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद मन की बात कार्यक्रम के बाद कोटाबाग की जनता को भी उन्होंने संबोधित किया और तमाम बातें जनता के साथ साझा की। तमाम योजनाओं का भी शिलान्यास किया। तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके बड़ी सौगातें उत्तराखंड की जनता के नाम भी की। बड़ी खबर कोटाबाग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं और तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके उसकी बड़ी सौगातें आम जनता तक पहुंचाते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यहां पर उत्तराखंड में 2025-26 के लिए आबकारी विभाग का जो लक्ष्य है वो 5060 करोड़ रुपए का है, जिसमें विभाग ने अब तक सकारात्मक राजस्व उपलब्धि हासिल की है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने यह कहा कि विभाग को अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में अवैध तस्करी से बड़ी चुनौती मिल रही है। इसके बावजूद विभाग ने 2505 मुकदमे दर्ज करके 45,685 लीटर अवैध मदिरा जब्त की है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि को रोक लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विभाग को सभी अनुभवी अधिकारियों को फील्ड में उतरना के लिए कहा जा रहा है और उसके अलावा पुलिस की भी मदद ली जा रही है ताकि अवैध रूप से हो रही तस्करी को रोका जा सके। ओवर रेटिंग के मामलों में भी उन्होंने अवेयरनेस की बात कही है और ये कहा है कि शिकायतकर्ता जब लिखित रूप में शिकायत देगा तभी इस पर प्रभावी रूप से काम होगा।
देखिए हम जो हमारा लक्ष्य था 5060 करोड़, हम उस लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हैं। क्योंकि उसमें मैं बताना चाहूँगी एक चीज़ था कि जब हमारा 5060 करोड़ लक्ष्य रखा गया, तो स्टार्टिंग में ही हमारी कुछ दुकानें नहीं खुल पाई थी। तो वो जन विरोध के कारण थी या जो नई चीज़ें थी, तो बाद में वो नहीं खुल पाई, तो 117 करोड़ का तो व्यवस्थापन नहीं हो पाया था। अगर 117 करोड़ का दुकानों का व्यवस्थापन है और उससे एक्साइज़ ड्यूटी मिलाएँ तो 45 करोड़ की, वो लगभग 160 करोड़ का तो ऑलरेडी हम लोग -160 से हमने शुरुआत की थी। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि हम जब अभी रेवेन्यू देख रहे थे, तो हम लोग लगभग अपने उसके लक्ष्य के बहुत करीब हैं। हम अभी जब एक हमारी मीटिंग, समीक्षा मीटिंग हुई थी 15 दिसंबर की, उस 15 दिसंबर के आंकड़े के अनुसार हम 3240 अभी तक कर चुके थे खजाने में जमा, और 3240 को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो लगभग हम 4800 के पार इसमें पहुंचते हैं। चूंकि ये 3 महीने पीक सीजन के है, तो हम एक्स्ट्रा उठान की इसमें वो भी रखते हैं। और अभी तक हम देखें तो अभी तक हम 2.55 IMFL की एक्स्ट्रा पेटी सेल कर चुके हैं। तो ये हमारा उम्मीद है कि 1.5 लाख और पेटी सेल होगी, और हमारी ऐसी देसी की हमारी 80,000 पेटी एक्स्ट्रा सेल हो चुकी। तो वो भी अगर उसको भी एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम इसको आंकड़े को इजीली छू पाए। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो हरिद्वार से है। घने कोहरे की चादर में लिपटी धर्म नगरी हरिद्वार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घने कोहरे की चादर में लिपटी धर्म नगरी हरिद्वार। हर की पौड़ी समेत आसपास के इलाकों में बढ़ गई कड़ाके की ठंड। कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई। ठंडी हवाओं के साथ बढ़ी सर्दी से आम जनजीवन खासा प्रभावित नजर आ रहा है। बात अगर गंगा घाटों की करें तो गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही कम दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सुबह शाम अलाव का सहारा लिया जा रहा है, जबकि बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। मौसम के इस मिजाज से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बड़ी खबर, घने कोहरे की चादर में देखिए आपको धर्म नगरी हरिद्वार दिखाई दे रही है। साफ तौर पर तस्वीरें ये बता भी रही हैं कि आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे की वजह से जिस तरह की दृश्यता होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी काफी लो दिखाई दे रही है। ठंडी हवाओं के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और इसी को देखते हुए सरकार, प्रशासन जनता से अपील कर रही है कि जब तक किसी तरह का आपको बहुत ज्यादा बड़ा काम ना हो, आप घरों से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्योंकि यही ठंडी हवा आपको अगर लग जाएगी तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। और इसीलिए सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और ये अपील कर रही है कि आप घर में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संस्कृति, संगीत और प्रकृति के अनुपम संगम के रूप में मसूरी कार्निवल एक बार फिर से यादगार बन गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित इस भव्य कार्निवाल ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों को भी उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की समृद्ध लोक परंपराओं से रूबरू कराया। कार्निवल के चौथे दिन आयोजित मिक्स फोक म्यूजिकल नाइट में हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान की शानदार प्रस्तुति ने समा बांध दिया। लोक संगीत की मधुर धुनों पर दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। विक्की चौहान ने अपनी प्रस्तुति में गोरी तेरी चोली, पहेड़ी वादी और झूम के जैसे लोकप्रिय हिमाचली गीतों से ऐसा रंग जमाया कि पूरा पंडाल तालियों और उत्साह के साथ गूंज उठा। उनकी आवाज और मंच पर ऊर्जा ने हिमाचली संस्कृति को जीवंत कर दिया और इस जीवंत की एक झलक भी सामने दिखाई दी, जिसने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। और इस अवसर पर विक्की चौहान ने भावुक होते हुए कहा कि उनके संगीत करियर की शुरुआत मसूरी से ही हुई थी और आज उसी शहर में मंच साझा करना उनके लिए गर्व और आत्मीयता का अनुभव है। बड़ी विशाल की कृपा है, मनसा माई की कृपा है, केदारनाथ जी महाराज का ऊपर वाली की कृपा है। हम लोग कुछ नहीं है, प्रयास करते हैं, जाम में फंसे थे और हमको लग रहा था कि कार्यक्रम मेरा छूट जाएगा, लेकिन मैंने बजरंगबली से बार बार गुहार लगाया कि हमको पहुँचाइए, क्योंकि इज्जत फंसी हुई थी। और देखिए आपके सामने था। देखिए भोजपुरी हमारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है
पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चल रही है। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है जिसकी वजह से यहाँ आया हूँ, और ये जलवा भी जो है वो भी लोगों का दिया होता है, क्योंकि जब आप किसी सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका खुश होता है, आपको जो आगे सपोर्ट करते हैं वो पब्लिक होती है। उसकी वजह से ये जलवा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो अगर लोगों का सहयोग नहीं है तो फिर जलवा अकेला ही रहेगा। देखिए, जब मैं हिमाचल से गाते गाते मुझे जब दूसरे राज्य में गाने का मौका मिला, मुझे जब उत्तराखंड में बुलाया गया पहली बार लखवाड़ में, और उसके बाद मुझे मसूरी में बुलाया गया, तो जो वो प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया है, मैं शायद ये कह सकता हूँ कि शायद वो यादें आज भी मेरे आंखों के सामने है, और उन्हीं यादों के माध्यम से मैं आज भी मसूरी में शायद बैक टू बैक शो कर रहा हूँ। शायद वो यही तभी होता है कि लोगों की चाहत होती है, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उन लोगों की चाहत होती है। जैसे आज मसूरी विंटर लाइट कार्निवल की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुझे बुलाया है तो उसमें बहुत सारी सहयोग जो है पब्लिक का होता है, जिसकी वजह से अगर मैं मसूरी की जनता की बात करूं तो उन लोगों ने जो मुझे आज तक जो सहयोग दिया है, जब भी मेरी बात इस बार के विंटर कार्निवल के लिए भी हो रही है, तो जब भी मेरा नाम डिस्कस हुआ तो एकाएक पूरी कमेटी ने कहा हाँ। इधर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कर्णप्रयाग इकाई के चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्यापार मंडल चमोली के जिलाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद मैखुरी ने यह बताया कि अध्यक्ष और महामंत्री पद पर मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। आज ही जो मतदान है वो संपन्न होने के बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चमोली जिले के अंतर्गत व्यापार मंडल कर्णप्रयाग के अध्यक्ष पद पर 2 और महामंत्री पद भी 2-2 प्रत्याशियों के लिए आज सुबह से मतदान चल रहा है। करीब 600 मतदाताओं वाले व्यापार संघ कर्णप्रयाग के चुनाव में मतदाताओं में मतदान के लिए खासा उत्साह भी देखा गया। व्यापार मंडल चमोली के जिलाध्यक्ष ईश्वरी मैखुरी ने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक हुआ, आज ही मतगणना की जाएगी और नतीजे भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। एक यहाँ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इकाई कर्णप्रयाग के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार, महामंत्री के लिए 2 उम्मीदवार, और 9 बजे से और 3 बजे तक चुनाव होंगे। तत्पश्चात यहाँ पे उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। जिस तरह से व्यापारियों में एक रुझान है, अभी तक 354 वोट पड़ चुकी है, और निश्चित ही शांतिपूर्ण ढंग से, और बड़े आप देख रहे होंगे जैसे बुजुर्ग, महिलाएं, जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से। और हमारे मतदान मुख्य चुनाव अधिकारी और समस्त चुनाव अधिकारी यहाँ पे तन्मयता से काम। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर रुड़की से है। जिला सहकारी बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग से पूरी एटीएम मशीन जलकर राख हुई। एटीएम में लगी इस आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बड़ी खबर, आग से पूरी एटीएम मशीन जलकर राख हो गई है और एटीएम में लगी इस आग से लाखों रुपए का सामान जल चुका है, नुकसान हो चुका है। ये मामला आपको बता दें कि रात 12 बजे के करीब का लगभग बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। रुड़की के बीटीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। ये जगह वो है बीटीगंज जहां पर रात 12 बजे के करीब ये मामला देखने को मिलता है। एटीएम में अचानक से भीषण आग लग जाती है और आग के चलते एटीएम में, सहकारी बैंक के एटीएम में ये आग लगी और उसके बाद लाखों के सामान जलने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड कर्मी बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एटीएम मशीन में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, मामले को शांत करने के लिए, आग को शांत करने के लिए लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो मशक्कत करती हुई नजर आई और अंत में इस पर काबू पाया जा सका। रुड़की के बीटीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक था जिसके एटीएम में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किस कारण से लगी, लेकिन पूरी एटीएम मशीन जलकर खाक हो गई, राख हो गई। एटीएम मशीन में आपको बता दें लाखों रुपए पड़े हुए थे जिसका नुकसान हो गया, जो जलकर राख हो गए। करीब रात के 12 बजे का ये पूरा मामला है जब ये हादसा हुआ। रुड़की के बीटीगंज का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर
कई घंटे तक मशक्कत करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आखिरकार एटीएम मशीन में लगी आग को बुझाया और इस पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि अगर समय से ना बुझाई जाती तो और भी बिल्डिंग को ले सकती थी अपनी चपेट में। बैंक कर्मी द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से आग लगने का जो कारण था, नुकसान था, उसका ब्यौरा फिलहाल दर्ज नहीं कराया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून विहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण को सुना। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, जागरूकता और बदलाव की भावना को मजबूत करता है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि मन की बात आमजन को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम अब बन चुका है। कुछ ऐसे विषयों की जानकारी जो हमको नहीं होती है, जैसे हमारे आजादी के सभी जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वही उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि एंटीबायोटिक का बिना डॉक्टर के सलाह के लेना कितना घातक होता है। वही अपनी भाषा के प्रति उन्होंने कन्नड़ भाषा को ध्यान देते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए। और विशेषकर ये एपिसोड युवाओं पर फोकस था, क्योंकि 12 तारीख को रविवार दिवस भी आ रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि मन की बात अवश्य है। मन की बात में ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है जो हमें नहीं होती है। यही कारण है कि आज दिन पर दिन मन की बात इतना लोकप्रिय हो रहा है कि आज हर व्यक्ति अपना समय निकालकर आधे घंटे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनता है और उसके हमें। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हरिद्वार के भगवानपुर से ये खबर है। मोहितपुर गांव में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से तनाव उत्पन्न हो गया है। आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है। घटना के बाद हिंदू संगठन इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया हुआ है। आरोपी से पूछताछ करके पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता भी बढ़ाई गई है। घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, मोहितपुर गांव की ये खबर है। ये पूरा मामला मोहितपुर गांव का है, जहां पर एक युवक ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की है और इस तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आ रहा है, जिस पर तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा होते हुए नजर आए और कार्यवाही की साफ तौर पर मांग को दोहरा रहे हैं। और इसी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है कि किसी तरह की स्थानीय इलाके में जहां पर बस्ती है, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जाए। ऐसे में पुलिस बल को, सुरक्षा बल को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे मौसम करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार 3000 से 3500 से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही 3 दिन बाद तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ में हल्की बारिश व बर्फबारी की आशंका भी है। तोमर ने बताया कि अगले 5 दिन प्रदेश के मैदानी इलाके हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल ठंडे साबित हो सकते हैं, जिसमें कोहरा भी देखा जा सकता है और कोल्ड डे की कंडीशन को भी देखा जा सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट पूर्ण रूप से जारी कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दिन ब दिन प्रदेश भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मामले में CBI जांच और VIP का नाम उजागर करने के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है, और जिसको लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए ये कहा कि केंद्र से लेकर राज्य में भाजपा सरकार मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाकर मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कर रही है। साथ ही 2027 के चुनावों को नजदीक आते देख जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए, उनको सशक्त करने के लिए हमेशा समर्पित होकर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इस तरह की बातें उठा करके वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके कई उदाहरण हैं, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया है, ये सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2027 चुनाव को नज़दीक देख करके इस तरह के भ्रामक चीज़ों को उठा करके जनता को गुमराह करना चाहती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है और उस मामले में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों के संबंध में पुलिस ने 2 प्राथमिकी दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर V मुरुगेशन ने यह कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। यदि किसी के पास कोई प्रामाणिकता या जानकारी या साक्ष्य हैं तो वो जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर V मुरुगेशन ने यह भी कहा कि एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं संवेदनशील घटना थी, जिसकी जानकारी सरकार को प्राप्त होते ही तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल एक वरिष्ठ महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी कि SIT का भी गठन कर लिया गया। घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार भी किया गया तथा यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को किसी भी स्तर पर जमानत न मिल सके। SIT द्वारा की गई विस्तृत विवेचना के उपरांत निचली अदालत में सुनवाई हुई। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। वर्तमान में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी जब राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने तुरंत एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT गठन की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई, उन्हें जेल भेजी गई। पैरवी अच्छी सी कराई गई है, उसी की नतीजा ये रही उनको बेल अंत तक नहीं मिली है। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है CBI जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में CBI जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि SIT अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए CBI जांच करने का कोई जरूरत नहीं। प्रकरण
तुम्हारा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय ने भी एसआईटी जांच पे संतुष्ट व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर ली। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है, उस संबंध में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। इधर यमुना घाटी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम पूरी तरह लोक सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन और रवाल्टी कवि सम्मेलन रहा, जिसमें क्षेत्रीय कवियों ने अपनी बोली भाषा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया और अपनी भाषा को न भूलने की अपील भी की। महोत्सव के दौरान 21 ढोल वादकों द्वारा एक साथ ढोल, दमाऊ और रणसिंगा वाद्य यंत्रों की सामूहिक प्रस्तुति दी गई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से वातावरण गूंज उठा और शंखनाद ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। इस अवसर पर साहित्यकार दिनेश रावत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और रवाल्टी भाषा में लिखित रवाल्टी शब्दकोश पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक को रवाई क्षेत्र की भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया गया है। लोक महोत्सव में महिलाओं और पुरुषों के लिए कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को केंद्रीय सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टीम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। लोक महोत्सव की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थानीय वस्तु विशेष को छुआ और रवाई लोक महोत्सव की जो मूल परिकल्पना है उसको परिदृश्य करने में वो सफल रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि जो रवाई की संस्कृति है, उनका खान पान है और रहन सहन है, और आज जो बुक का जो विमोचन हुआ है, उन सब बातों में इन सब चीजों का समावेश है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। देखो, मैं प्रत्येक साल रवाई महोत्सव में आती हूँ और यहाँ आकर के जो रवाई महोत्सव में अपनी बोली, अपनी भाषा, लोक भाषा और लोक बोली के लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं रवाई महोत्सव की सबको बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इसी तरह से अपनी लोक भाषा, लोक बोली का संरक्षण करें। मैं ये सभी से कहना चाहूंगी। चलिए, उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ।